अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान पाठ एक जीवों में जनन की इस चौथे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, इस वीडियो में हम वैसा ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। हम पार्ट 1 का 3 वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन का महत्व बताएं। कायिक प्रवर्धन का महत्व बताएं। ये 12th क्लास के बायोलॉजी में 2 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आ सकता है कि कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है। तो ध्यान से देखिए कायिक प्रवर्धन का महत्व। तो कायिक प्रवर्धन का महत्व निम्न है। सबसे पहले हम जानेंगे कायिक प्रवर्धन है क्या। तो किसी पौधा में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से यदि नए पौधों का निर्माण होता है तो इसी प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहेंगे। और यह जो गुण होता है कायिक प्रवर्धन का सभी पेड़ पौधों में नहीं होता है, कुछ ही पेड़ पौधों में होता है, जैसे गुलाब, प्याज, आलू, बांस, सहजन, ठीक है। और बराईफिलम को हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। और एकमात्र यही एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। तो हम कायिक प्रवर्धन का महत्व पढ़ रहे थे। तो कायिक प्रवर्धन का महत्व निम्न है। पहला देखिए क्या है, यह प्रवर्धन की सस्ती एवं आसान विधि है। याद रखना है कायिक प्रवर्धन जो है प्रवर्धन की सबसे सस्ती और आसान विधि है, इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसके कारण पौधा का विकास जल्दी होता है। इस पार्ट को थोड़ा बढ़िया से समझेंगे कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधा का विकास होता है वो जल्दी कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए यह बीज है, हम बीज बोएंगे तो ये जब तक ये अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के पौधा में कन्वर्ट होगा तब तक हम कायिक प्रवर्धन से किसी पौधा का हम डाली काट के लगा देंगे तो ये फटाफट ये पौधा में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह जब तक ये पौधा ही बनेगा तब तक ये पेड़ बन जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया होती है फास्ट होती है, ठीक है। थर्ड महत्व है कायिक प्रवर्धन का, इस विधि के कारण पौधा बहुत ही जल्दी फल देने लगता है। जब पौधा जल्दी तैयार होगा तो सिंपल सी बात है कि फल भी जल्दी देगा, इसलिए जब पौधा तैयार हो जाएगा जल्दी से तो फल भी देने लगेगा। चौथा महत्व है बिना बीज वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि इस प्रक्रिया के द्वारा ही पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है। मान लीजिए यदि कायिक प्रवर्धन यदि नहीं होता तो गुलाब पृथ्वी पर विद्यमान नहीं रहता। गुलाब की प्रजाति कब विलुप्त हो गई रहती, क्योंकि गुलाब में बीज नहीं होता है, ठीक है। और याद रखिएगा जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है वे पौधे कायिक प्रवर्धन की विधि के द्वारा ही पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है। यदि कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया उनमें नहीं होगी तो वे पौधे विलुप्त हो जाएंगे, बिला जाएंगे, पृथ्वी पर से उनका नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा है इस विधि से उत्पन्न पौधा निरोगी होता है। याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधा उत्पन्न होता है वह पौधा निरोगी होता है। कहने का मतलब उस पौधा में ज़्यादा बीमारी नहीं होती है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। किसका? तो कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधा का, ठीक है। तो इस तरह कायिक प्रवर्धन का महत्व यदि 2 मार्क्स में क्वेश्चन ही आता है तो आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट में लिखना पड़ेगा यह प्रवर्धन की सस्ती एवं आसान विधि है। दूसरा में लिखना पड़ेगा इसके कारण पौधा का विकास जल्दी होता है। तीसरा में लिखना है इस विधि के कारण पौधा बहुत ही जल्दी फल देने लगता है, फल फूल सब्जी देने लगता है। चौथा पॉइंट है बिना बीज वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि इस प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यमान है, नहीं तो विलुप्त हो गए रहते हैं। पांचवा है इस विधि से उत्पन्न पौधा निरोगी होता है, हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है। अगला इस तरह देखिए, इस तरह हम अलैंगिक जनन भी पढ़ लिए और अलैंगिक जनन के जितना प्रकार है उन सभी प्रकारों का भी हम अध्ययन कर लिए। अब हम अगला पॉइंट शुरू करेंगे जिसका नाम है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम अलैंगिक जनन का पढ़ा दिए हैं आपको। यदि आप
नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको क्लास 12 जीव विज्ञान का पूरा A to Z 16 को पार्ट है, 16 पार्ट को हम बढ़िया से एकदम बारी बारी से लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। अब प्लस में आपको नोट्स भी देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कराएंगे, ठीक है। तो आप लगातार ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम रोज़ आपके लिए एक नया वीडियो लाते रहेंगे। और रोज़ फेसबुक पेज पे हम 7 बजे लाइव आते हैं और वहाँ पे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पार्ट है लैंगिक जनन। एक लिंगी जीव में जनन की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। एक लिंगी जीव में जो जनन की प्रक्रिया होती है उसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस जनन में 2 जीव भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में लिंग का भी प्रयोग होता है, ठीक है। लैंगिक जनन के अंतर्गत कई प्रक्रिया आती है, याद रखिएगा। लैंगिक जनन क्या है, तो एक लिंगी जीवों में जो जनन होता है उसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेता है। जनक कितने भाग लेते हैं, 2, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लैंगिक जनन के अंतर्गत कई प्रक्रियाएं आती है। लैंगिक जनन के अंतर्गत कई प्रक्रियाएं आती है। पहला प्रक्रिया क्या है, निषेचन। उसके बाद क्या है, युग्मक जनन, शुक्र जनन, अंड जनन और दोहरा निषेचन। ये 5 प्रक्रिया जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत ही आती है। हम 5 को आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। यदि आप शॉर्ट में सुनना चाहते हैं तो यहाँ भी सुन सकते हैं। निषेचन क्या है, तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। जीवों में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है, ठीक है। और यही प्रक्रिया पौधा में होगी तो पौधा में नर युग्मक पुंमंग जिसको हम पुंकेसर भी कहते हैं, और मादा युग्मक जायांग जिसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं, इन दोनों का मिलना ही निषेचन कहलाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है युग्मक जनन क्या है। तो देखिए, युग्मक का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। जीवों में नर युग्मक शुक्राणु है, मादा युग्मक अंडाणु है, लेकिन पेड़ पौधों में नर युग्मक पुंकेसर है और मादा युग्मक स्त्री केसर है, ठीक है। इसका फिर पार्ट होगा शुक्र जनन और अंड जनन। दोनों जो हैं युग्मक जनन के ही प्रकार हैं। शुक्र जनन किसे कहेंगे, तो शुक्राणु का परिपक्व होना ही शुक्र जनन कहलाता है। शुक्राणु का पूर्ण रूप से तैयार होना ही शुक्र जनन कहलाता है, ठीक है। और शुक्राणु कहाँ होता है, तो शुक्राणु शुक्राशय में होता है। और शुक्राशय कहाँ होता है, तो वीर्य में होता है। और वीर्य कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है। और वीर्य जो होता है सीमेन, यह किशोरा अवस्था के पहले नहीं बन पाता है। किशोरा अवस्था के बाद जब जनन ग्रंथियाँ स्ट्रांग होती है, परिपक्व होती है, तब यह बनता है, ठीक है। अंड जनन क्या है, तो अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। अंडाणु होता कहाँ है, अंडाशय में। और अंडाशय कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। और इसका भी निर्माण किशोरा अवस्था में ही होता है, ठीक है। इसको हम बारी बारी से आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है दोहरा निषेचन। क्या है, दोहरा निषेचन। तो देखिए, दोहरा निषेचन को हम द्विगुण निषेचन भी कहते हैं। इसमें ना 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। यदि 2 अंडाणु 2 शुक्राणु से 2 बार एक ही जीव में मिलते हैं तो उसे ही हम द्विगुण निषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नावासीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि दोहरा निषेचन या द्विगुण निषेचन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा नावासीन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है लिंग की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिंग की संख्या के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है एक लिंगी जीव, इसमें एक ही लिंग होगा, नर होगा तो मादा नहीं और मादा होगा तो नर नहीं। सेकेंड नंबर पॉइंट है द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव, इसमें दोनों युग्मक होगा। द्विलिंगी में दोनों युग्मक होगा। और ये सब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है इनमें से कौन द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव है।
इस तरह करके ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए हम बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है एक लिंगी जीव। क्या है? एक लिंगी जीव। ध्यान से सुनिए। वैसा जीव जिसमें एक ही युग्मक हो, यानी नर हो तो मादा नहीं और मादा हो तो नर नहीं, उसे ही एक लिंगी जीव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव। और एक लिंगी जीव के उदाहरण क्या था नहीं है, बहुत है उदाहरण। आपके सामने भी आपके परिवेश में, पर्यावरण में चारों तरफ दिखाई देता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब क्या है? एक लिंगी जीव है, क्योंकि इनमें एक ही युग्मक होता है। इनमें से जो नर है तो मादा नहीं और मादा है तो नर नहीं, ये सब क्या है? एक लिंगी। यहाँ तक कि मनुष्य भी एक लिंगी ही जीव है। ठीक है। अगला पॉइंट है द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव। द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव, तो वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक हो, उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जैसे जोक, केचुआ, टेपवर्म, इन तीनों उदाहरण को आपको याद रखना पड़ेगा। एक लिंगी जीव का तो उदाहरण आप दे दोगे, लेकिन द्विलिंगी जीव का उदाहरण के लिए आपको इन तीनों जीवों को याद रखना पड़ेगा। जोक, केचुआ और टेपवर्म, ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव है। और जोक को हम ना रक्त चूसक जीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त चूसक, क्योंकि ये खून पीता है। क्या पीता है? खून पीता है। जीवों में क्या होता है? जीवों में हम नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। याद रखिएगा, जीवों में नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और इस शुक्राणु का जो शेप होता है, आकार जो होता है, कुछ इस तरह होता है। ठीक है। और मादा युग्मक जो होता है जीवों में मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु का चित्र कुछ इस तरह होता है। ठीक है। याद रखिएगा, जीवों में नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है, और जीवों में मादा युग्मक क्या है? अंडाणु है। ठीक है। और दोनों को मिलने से, जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। इसको हम युग्मनज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। नर युग्मक, देखिए ये युग्मक है। क्या है? युग्मक। लेकिन दोनों के मिलने से क्या बना? जाइगोट बना। इसको हम क्या बोलेंगे? युग्मनज। याद रखिएगा, जीवों में नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। और इसी निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फल स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। फिर ये जाइगोट भ्रूण में कन्वर्ट होता है, फिर भ्रूण ये गर्भ में कन्वर्ट होता है, फिर ये शिशु में कन्वर्ट होता है। उसके बाद 9 माह के बाद संतान का जन्म होता है। ठीक है। तो नर युग्मक शुक्राणु क्या होगा? अगुणित होगा। क्या होगा? अगुणित। अंडाणु क्या होगा? अगुणित। यह भी अगुणित होगा। और अगुणित को हम एन बोलते हैं। अगुणित और द्विगुणित कैसे पहचानेंगे? इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। इनमें से कौन अगुणित है और इनमें से कौन द्विगुणित है? तो याद रखिएगा, मतलब एक ही वो युग्मक होगा ना तो उसको हम अगुणित कहेंगे। देखिए यहाँ पर नर युग्मक शुक्राणु जो है, इसमें एक ही युग्मक है। ये तो नर युग्मक ना है, तो एक ही को इसमें युग्मक है, इसलिए इसको हम अगुणित कहेंगे। अंडाणु को भी अगुणित कहेंगे, क्योंकि इसमें मादा है, नर नहीं है। लेकिन दोनों जब मिल गया तो क्या बना? जाइगोट। तो इसमें नर का भी भाग है और मादा का भी भाग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विगुणित। क्या बोलेंगे? द्विगुणित। और द्विगुणित को हम 2n से सूचित करते हैं। ठीक है। तो शुक्राणु, अंडाणु, और इसी तरह यहाँ देखिए पौधों में। अब देखेंगे हम पौधों में हमारा नर युग्मक क्या होगा? पौधों में हमारा नर युग्मक हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। पुंकेसर को हम पुमंग भी कहते हैं। और मादा युग्मक क्या हो जाएगा? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर को हम जायांग भी कहते हैं। ठीक है।
और इस दोनों के मिलने से क्या बनेगा, उसी तरह युग्मनज बनेगा। तो इसको भी हम बोलेंगे अगुणित और इसको भी बोलेंगे हम अगुणित यानी स्मॉल n, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब 2n बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ भ्रूण भी दो गुणित है, गर्भ भी दो गुणित है, शिशु भी द्विगुणित है। जो युग्मक है, युग्मक, और सिर्फ युग्मक पूछेगा कि युग्मक क्या है, तो युग्मक क्या है, तो युग्मक भी अगुणित ही है क्योंकि इसमें भी सिंगल ही होता है। लेकिन यदि पूछेगा युग्मनज, युग्मनज क्या है, तो युग्मनज क्या है, तो द्विगुणित है, इसको हम 2n कहेंगे, ठीक है। जाइगोट क्या है, तो युग्मनज को अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं, यह भी क्या है, द्विगुणित है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन अगुणित है और कौन द्विगुणित है। इसको आप नोट दे करके इस सबको लिख सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है आपको, यदि एक ही को युग्मक होगा तो वह अगुणित होगा और दो को युग्मक होगा तो वह दो गुणित होगा, ठीक है। पूछेगा शुक्राणु क्या है, तो अगुणित, अंडाणु क्या है, अगुणित, पुमांग क्या है, अगुणित, जयांग क्या है, अगुणित, पुंकेसर क्या है, अगुणित, जाइगोट क्या है, द्विगुणित, युग्मनज क्या है, द्विगुणित, भ्रूण क्या है, द्विगुणित, गर्भ क्या है, द्विगुणित, शिशु क्या है, द्विगुणित, ठीक है। इस सब को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।